Hello students, welcome to Vijay's Steady Way classes. So today we are going to start chapter 5 of class 10 science, that is periodic classification of elements. तो सबसे पहले हम periodic classification elements का introduction देखेंगे और देखेंगे समझेंगे कि ये टॉपिक क्या है और इस टॉपिक में हमें क्या क्या डिस्कस करना है. So let's start periodic classification of the elements. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपने नाइन्थ क्लास में थोड़ा बहुत सीखा होगा, समझा होगा. नाइन्थ क्लास में आपने सीखा कि हमारे आसपास के मैटर, एलिमेंट्स, मिक्सचर, ये सारी चीज़ें एक यूनिट के रूप में या हिंदी में यूनिट को बोल सकते हैं यौगिक के रूप में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, हमने ये भी सीखा कि एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम से बने होते हैं. क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने एलिमेंट्स का पता चल चुका है? आज तक हमें 118 एलिमेंट्स की जानकारी है. दैट इज 118 एलिमेंट्स की हमें जानकारी है. इन सभी एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व. ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट्स तत्वों के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये भी हमें पता है. इनमें से जो 118 एलिमेंट्स थे जिनका खोज हो चुका है, जो नेचुरली प्रेजेंट है, हमारे आसपास प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग में, इनमें से 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं. या ऐसा कह सकते हैं कि जो इन 118 एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ दैट 94 एलिमेंट्स जो है वो ओरिजिनल स्टेट में हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द पीरियोडिक टेबल इज अ tabular method of displaying the elements in a such a way that the elements having similar properties occur in the same vertical column or group. So जैसे जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स की खोज हो रही थी, साइंटिस्ट इन एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी कलेक्ट कर पा रहे थे. उन्हें एलिमेंट्स की उन प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन खोजा. किसने? साइंटिस्ट ने, जो डिफरेंट एलिमेंट्स खोज रहे थे और उन पे वर्क कर रहे थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देख रहे थे, कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किससे मैच होती है, और इनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने में, उन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने में साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. तो ये प्रॉब्लम का जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सॉल्यूशन निकाला. तो सॉल्यूशन क्या था? तो सॉल्यूशन था कि ये था हमारा पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो था वो साइंटिस्ट ने इसलिए बनाया ताकि वो सारे एलिमेंट्स को एक टेबुलर मेथड में डिस्प्ले कर पाए. ठीक है, एक एक सीक्वेंस में उनको रख पाए एंड देन आफ्टर उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को मैच करें. तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज के एक ऐसा मॉडल को खोजना स्टार्ट किया जिसके बेसिस पर जो इतने सारे एलिमेंट्स थे उनको आसानी से उनके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं या आज तक कर पा रहे हैं. ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से लेके यहाँ लॉरेंसियम तक, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में रखा गया, एक टेबुलर मेथड में रखा गया है. ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की. ठीक है, जैसे कि नॉन मेटल हो गया, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, मेटल, मेटेलॉइड, हेलोजन, नोबल गैस, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब है एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, जिनको पढ़ने के लिए या जो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए सारे एलिमेंट्स को एक ट्यूबुलर मेथड में डिस्प्ले किया गया. एक ट्यूबुलर मेथड में उसको एक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में रखा गया ताकि हम उसको अच्छे से स्टडी कर सके, हम उसका अच्छे से अध्ययन कर सके. नाउ
तो जो ये एलिमेंट्स है, ठीक है, जो ये एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पीरियोडिक टेबल में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे एलिमेंट्स को रखा गया। और इसी का जो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब यही होता है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से किसी के सामने पेश करना, ठीक है। तो जेंडर कुछ नहीं किया यहाँ पे, साइंटिस्ट ने जस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको एक टेबल में उनको रखा और अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे आगे हम लोग इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब बस इतना ही था कि जो एलिमेंट्स थे, डिफरेंट एलिमेंट्स है, उनको एक व्यवस्थित ढंग से एक ट्यूबुलर मेथड में रखें ताकि हम लोग उसका अच्छे से स्टडी कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम देते हैं आपको कि आखिर ये इन एलिमेंट्स को एक व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज मैनर में रखने का मतलब क्या है या जरूरत क्या है। तो दुकानों में देखा होगा आपने, जो साबुन होते हैं, जो सोप होते हैं, उनको एक साथ एक जगह रखा जाता है, जबकि जो बिस्किट्स होते हैं उनको दूसरे स्थान पे रखा जाता है। यहाँ तक कि जो साबुन होते हैं उनमें भी नहाने का साबुन अलग होता है, कपड़े धोने का साबुन अलग रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, ठीक है, इसलिए रखा जाता है ताकि हम अगर किसी भी चीज को, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो एलिमेंट्स है, एक ऑर्गेनाइज वे में उसको हम रख सके, जिससे हमें उसको चीज की पहचान करने में आसानी होगी। तो सिमिलरली इसी प्रकार जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एलिमेंट्स को, तत्वों को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई करने के कई प्रयास किए ताकि वो अव्यवस्थित अनऑर्गेनाइज से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाए, जिससे हमारा उनका स्टडी करना आसान हो सके। तो सबसे पहले जो ज्ञात तत्व थे, जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको मेटल एंड नॉन मेटल में क्लासिफाई किया गया। जैसे जैसे एलिमेंट्स एवं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमारा जो ज्ञान था वो बढ़ता गया, जो साइंटिस्ट के जो डिस्कवरी थी वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती गई, वैसे वैसे बहुत सारे जो क्लासिफिकेशंस थे वो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा आए, ठीक है, ताकि हम एलिमेंट्स को और भी अच्छी तरीके से समझ सके और उन इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको वर्गीकृत या क्लासिफाई करने के बहुत सारे प्रयास किए गए। तो जो अर्लियर अटेम्प्ट से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के वो थे डॉवर्नियर्स ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो एलिमेंट्स को, जो तत्वों का वर्गीकरण या वर्गीकृत करने का जो मतलब जो साइंटिस्ट ने सोचा, तो सबसे पहले जो दो प्रिंसिपल कह सकते हैं या जो दो रूल आए वो थे डॉवर्नियर्स ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और इन दोनों को हमें वन बाय वन समझना है। तो देखते हैं कि डॉवर्नियर्स ट्रायड्स ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अपना क्या योगदान दिया और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या योगदान दिया और ये लोग कितने सक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डॉवर्नियर्स ट्रायड्स के बारे में कि इन्होंने कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। According to this, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, groups of three elements having similar properties are obtained. The atomic mass of middle element of the triad being nearly equal to the average of the atomic masses of the other two elements. For example, lithium, sodium and potassium. तो डोवेनियस ट्राइड्स में जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था ये समझते हैं। तो 1817 में 1817 में जर्मन साइंटिस्ट थे वोल्फगैंग डॉवर्नियर, जिन्होंने सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया, ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा है, ठीक है, कि जो सेम प्रॉपर्टी के हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, उन्होंने क्या किया, जो सेम प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स है उनको एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि जो तीन तीन एलिमेंट्स वाले कुछ ग्रुप्स को
चुना, उन ग्रुप्स को ट्राइड बोला गया। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है ना डॉवर्नियर्स ट्राइड्स, डॉवर्नियर्स का ट्रिक। ठीक है, तो ये ट्राइड्स का जो वर्ड है वो यहीं से आया, क्योंकि डॉवर्नियर ने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स को अलग किया था, फिर उनके ग्रुप्स बनाए थे जिनमें 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप थे। ट्राइड मतलब यहाँ पे यही था, ट्रिक जिसको 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया डॉवर्नियर्स ने। डॉवर्नियर ने बताया कि ट्राइड के तीनों एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ लिखा है ना एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर जो बीच वाला जो एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जो बीच वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, अन्य जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर के लगभग इक्वल होता है। क्या ऐसा दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, लिथियम है, ये हमारा हो गया। जो उन्होंने एक ट्राइड बनाया था, डॉवर्नियर ने ट्रिक बनाया था, उसमें 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के ग्रुप देख सकते हैं आप, एक हो गया लिथियम, हो गया सोडियम, हो गया पोटेशियम, हो गया। ठीक है, तो डॉवर्नियर ऐसा कहना चाह रहे थे कि जो लिथियम और सोडियम का जो लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है, इन दोनों का एटॉमिक मास किसके इक्वल है? सोडियम के इक्वल है, लगभग इक्वल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो जो लिथियम और सोडियम जो पोटेशियम वाला जो ये ट्राइड है, इनमें इस पर ध्यान दीजिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का 6.9 है, सोडियम का क्या है 23 एंड पोटेशियम का है 39। लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज क्या है, और सोडियम के एटॉमिक मास से कि इसका आप लोग कंपैरिजन करिए, तो आप क्या देखोगे कि जो डॉवर्नियर बताना चाहते हैं या जो समझाना चाहते हैं या जो जिस बेसिस पे वो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, क्या वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि जो डॉवर्नियर्स का जो ट्राइड था, जो डॉवर्नियर्स ट्राइड था या जो ट्रिक था, ये फेल हो गया। ठीक है, तो डॉवर्नियर जो थे वो उस समय सिर्फ जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, या जो उन्होंने डिफरेंट 3-3 एलिमेंट्स के जो ग्रुप बनाया था, ट्राइड बनाया था, ठीक है, उसमें वो फेल हो गए। जो वो कहना चाह रहे थे अपने डॉवर्नियर ट्राइड रूल के जरिए, उसमें वो फेल हो गए। इसलिए जो डॉवर्नियर ट्राइड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, ये उनका फेल हो गया। तो यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लिमिटेशन, इस डॉवर्नियर स्टैट की लिमिटेशन या कमी क्या थी? इट फेल्स टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो डॉवर्नियर ट्राइड ने जो ये बनाया था, अपना जो ट्रिक बनाया था, जो ट्राइड बनाया था, जिसमें उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, उसमें वो फेल हो गए, बिकॉज जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया था कि पहला और तीसरे का जो एटॉमिक मास है वो लगभग किसके बराबर है? वो बराबर है दूसरे नंबर वाले एलिमेंट्स का। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाया? नहीं हो पाया, इसलिए जो डॉवर्नियर स्ट्रैट्स का जो मेथड था वो यहाँ पे फेल हो गया। एंड नाउ इसके बाद जो दूसरा जो रूल था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब हम ये समझते हैं कि न्यूलैंड जो था उन्होंने कैसे प्रिंसिप जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, वो उसमें उनका क्या योगदान रहा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, Newland's law of octaves, when elements are placed in order of increasing atomic masses, the physical and chemical properties of every eighth element are a repetition of the properties of the first element. तो यहाँ पे जो न्यूलैंड्स थे वो अपने जो ऑक्टेव रूल के द्वारा ये बताना चाह रहे थे। सबसे पहले न्यूलैंड ने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे, जो हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया। उन्होंने सबसे कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, और 56th एलिमेंट जो कि थोरियम था वहां पर एंड किया। ठीक है, उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8th एलिमेंट, जैसे कि यहाँ लिखा है एवरी 8th एलिमेंट, प्रत्येक 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी
पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, ठीक है। वो अपनी जो बात थी, वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो थे, वो अपना जो उनका जो रूल था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वो अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहे थे, तो वो इस तरीके से करना चाहते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको अष्टक सिद्धांत कहा गया, या अष्टक ऑक्टेव्स का मतलब यहाँ पे को हिंदी में बोलते हैं अष्टक, और जो लॉ है वो है सिद्धांत, ठीक है। तो जो न्यूलैंड थे उन्होंने अपना एक अष्टक सिद्धांत दिया, और जिसमें बताया कि तो जो न्यूलैंड थे उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, और इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत को, जो न्यूलैंड्स थे, इन्होंने इस सिद्धांत को अष्टक का सिद्धांत कहा, जिसको ऑक्टेव्स रूल कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संगीत के जो अष्टक थे वो है सा रे गा मा पा धा नी। इस तरीके से जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और न्यूलैंड्स जो ऑक्टेव प्रिंसिपल था, वो उसमें क्या था कि जो लिथियम और जो सोडियम था, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज समान थी। सोडियम लिथियम के बाद एर्थ एलिमेंट है, ठीक है। जो सोडियम है वो लिथियम के बाद एर्थ एलिमेंट है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 एंड एर्थ एलिमेंट जो है वो है हमारा सोडियम। इस तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिक सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस सीरीज में जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, इन दोनों में जो सिमिलैरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है। तो जनरली क्या, जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल का जो मोटिव था वो यही था कि जो एर्थ एलिमेंट जो था उसका जो रिपीटिशन था, उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के से सिमिलर थी। तो ऐसा देखा गया कि जो ऑक्टेव रूल था न्यूलैंड का, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो हर एक जो एर्थ एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं हो रही थी, और इस तरीके से जो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो भी यहाँ पे फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की कि नेचर में केवल 56 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है और भविष्य में कोई और एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई और नए एलिमेंट्स भी पाए गए जिनकी प्रॉपर्टीज ऑक्टेव प्रिंसिपल से मैच नहीं हो रही थी, और इस तरीके से यहाँ पे न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी फेल हो जाता है, ठीक है। कुछ इसके लिमिटेशंस थे, ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये फेल क्यों हुआ वो यहाँ पे देखते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पाया, उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ। Newland adjusted two elements in the same slot, that is cobalt and nickel, having different properties. For example, cobalt and nickel with fluorine, chlorine, bromine and iodine. ठीक है, तो जो न्यूलैंड थे वो कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में ही रखना चाह रहे थे। यहाँ पे देखिए आपने, इन्होंने अपने ये जो सा वाला जो है जो सीरीज है, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में ही रखा, जो कि सही नहीं था, जबकि जो कोबाल्ट और निकल थे इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। तो ये थी लिमिटेशंस। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। और न्यूलैंड ने ये भी कहा कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हमारे नेचर में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट है, और आगे कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है वो भी यहाँ पे फेल हो जाता है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में
आज की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तक पढ़ा, और भी फर्दर वीडियोस में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.